Hello student, myself डॉक्टर नीता अवस्थी। आज मैं आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाग के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आपको पता है, संसार का धरातल समान नहीं है। कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान दिखाई देते हैं। ऐसा दो शक्तियों के कारण होता है, एक आंतरिक शक्ति और दूसरी बाहरी शक्ति। आंतरिक शक्ति के कारण कोई भी भूभाग अचानक ऊपर उठ जाता है। बाहरी शक्तियों के द्वारा वही उठा हुआ भूभाग, जैसे हवा, नदी, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्र की लहरों के द्वारा वह उठा हुआ भूभाग समतल भाग में परिणत हो जाता है। जब हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाग को देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि राजस्थान का धरातल है वो समान नहीं है। कहीं हमें पहाड़, कहीं हमें पठार, कहीं हमें मैदान, कहीं हमें मरुस्थली भूभाग दिखाई देते हैं। अतः इस आधार पर हम राजस्थान को चार प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। क्वाटरनरी युग के बाद के भू आकार विभिन्न जलवायु की अवधि में जल एवं वायु के कार्यों से निर्मित हुए हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक घनत्व वाला वनस्पति युक्त क्षेत्र, भूमिगत जल भंडारों, कृषि फसलों, खनिज संपदा, पशु संपदा आदि की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। इसमें आज मरुस्थली जल अपर्दन, मृदा अपर्दन, वायु अपर्दन एवं निक्षेपण, खारेपन जल का निकास, बाढ़, प्रदूषण एवं मानव का वातावरण के साथ अंतर संबंध आदि विशिष्ट समस्या बनी हुई है। इस क्षेत्र को हम अनेक उप विभागों में भी विभक्त कर सकते हैं, जैसे रेतीला शुष्क मैदान। इसको भी फिर हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे बालुका का स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश, बालुका का स्तूप मुक्त प्रदेश, राजस्थान बागर या अर्धशुष्क मैदान, गौड़वार प्रदेश या लूनी बेसिन, आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश या शेखावटी प्रदेश, नागौर की उच्च भूमि, घग्गर का मैदान। दूसरा आता है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। इसमें उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और भौराट का पठार, दक्षिणी अरावली प्रदेश। तीसरा आता है पूर्वी बेसिन का मैदान। इसमें चंबल बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन बेसिन शामिल है। चौथा है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार, जिसमें विंध्यन भूमि, दक्कन लावा भूमि
शामिल है। अब बच्चों, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर एक प्रदेश के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले आता है आपका पश्चिमी मरु प्रदेश। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान के विस्तृत पश्चिमी भूभाग पर फैला है। यह मरु प्रदेश अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम व पश्चिमी भूभाग में फैला है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इस प्रदेश में इयोसीन काल का प्लीस्टोसीन काल के आरंभ तक बहुत विस्तृत समुद्र था, जिसके अवशेष विभिन्न चट्टानों के समूहों में पाए जाते हैं। यह पश्चिमी बालू प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले आते हैं, जिनमें राज्य का 61% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी सीमा यहाँ की पंजाब प्रांत द्वारा व दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेखा गुजरात व मध्य प्रदेश से मिलती है। वर्षा बहुत कम होने से इस शुष्क बालू का मैदान भी इसको कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी भाग रेतीला व बंजर है। यहाँ पर्यावरणीय समस्याएं अनेक देखने को मिलती है। इस भाग में कई चट्टानों की सतह व छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें नागौर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सुरोई, सीकर, कुचामन के किलों की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर है। पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान का विभाजन दो मुख्य उप इकाइयों में किया जाता है। कै बालूका का स्तूप युक्त मरुस्थलीय मैदान। राजस्थान के मरुस्थल का सुदूर पश्चिमी भाग बालू का स्तूप से ढका है। वे बालू का स्तूप वायु अपरदन एवं निक्षेपण का ही परिणाम है, जो मार्च से जुलाई तक अत्यधिक मात्रा में होता है। बालू का स्तूप को अनेक भागों में बांट सकते हैं, जैसे रेखीय बालू का स्तूप, बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, बरखोनोइडस अवरोधी बालूका का स्तूप। यानी ये सब बालूका के स्तूप के प्रकार हैं। बालूका के स्तूप का स्थानांतरण होता रहता है, यानी आज जिस स्थान पर बालूका का स्तूप हमें देखने को मिल रहा है, जरूरी नहीं है वही बालूका का स्तूप कल भी देखने को मिले। उसमें स्थानांतरण होता रहता है। दूसरा आता है आपका बच्चों मैदानी प्रदेश, जिसमें घग्गर का मैदान। इस मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक सरस्वती, चौतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घग्गर का मैदान
हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों के लगभग 75% भाग में फैला हुआ है। ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलकर इस प्रदेश से होकर क्वाटरनरी कल्प से प्रभावित होती थी। कालांतर में नम एवं आर्द्र जलवायु के परिवर्तनों के फलस्वरूप यह भाग शुष्क जलवायु में परिवर्तित हो गया। परिणामतः नदियाँ प्राय लुप्त होती चली गईं। घग्गर एक इसी प्रकार की मृत नदी है जो वैदिक सरस्वती की सहायक नदी भी रही थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर एक और बालूका का स्तूप यानी मरुस्थलीय भाग देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर हमको मैदानी भाग भी देखने को मिलते हैं। कहीं घग्गर का मैदान और कहीं लूनी बेसिन देखने को मिलता है। अब आता है बच्चों अरावली श्रेणी का पहाड़ी प्रदेश। अरावली पर्वत की श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में यह पर्वत हिमालय से भी ऊंचे थे, परंतु भूगर्भिक इतिहास में इनका बाहरी शक्तियों द्वारा धीरे धीरे इनका अपरदन अनाच्छादन होता गया। आज ये केवल अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। इसकी तुलना अमेरिका के एप्लेशियन पर्वतों से की जा सकती है। अरावली पर्वतों को अनेक भू आकृतिक विशेषता देखने को मिलती है, जैसे अरावली पर्वत उत्तर पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर पर अत्यंत निम्नतम कटी फटी श्रेणियों के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2, इस पर्वत श्रेणियों का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, अर्थात मानसून की दिशा के समांतर पाया जाता है। नंबर 3, दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात में अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा है। नंबर 4, इन पहाड़ों के बीच बीच में कई बेसिन पाए जाते हैं जो चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए हैं, जैसे अलवर बेसिन, सरिस्का बेसिन, ताल वृक्ष बेसिन, बैराट बेसिन। नंबर 5, पर्वतमालाओं में गहरी नदी घाटियाँ पाई जाती हैं जो लगभग सभी पौड़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। नंबर 6, अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जो प्री कैम्ब्रियन कल्प में बनी है। इनमें ग्रेनाइट चट्टानें बहुत पाई जाती हैं। फलतः एक विशिष्ट प्रकार की सर्वमुख एवं फण के समान आकृति की रचना हो गई है। नंबर 7, इन पर्वतों के ऊपरी भाग नुकीले व तेज धार युक्त एवं सकड़े कड़ीनुमा पाए जाते हैं। नंबर 8, अरावली पर्वत राजस्थान का ही नहीं वरन संपूर्ण देश का प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करते हैं। नंबर 9, अरावली पर्वतों के संबंध में ऊपरमाल का पठार, दक्षिण में भौराट का पठार, उत्तरी पूर्व में पोतवार का पठार इसकी मुख्य विशेषता है। अरावली पर्वत का महत्व आपको पता है। अरावली पर्वत राजस्थान के लिए जीवनदायिनी सरिताओं यथा बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, सूकरी, साबरमती, माई आदि की जन्म स्थली है। इन अधिकांश नदी घाटियों में
आहड़ जैसी हड़प्पाकालीन सभ्यता पनपी तथा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन एवं नवीनतम सभ्यताओं इस नदी की घाटियों में पनपी हैं। आज उदयपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, ब्यावर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जैसी नगरीय सभ्यता पनप रही हैं, जो इस पर्वत के कारण ही हैं। इसी प्रकार अरावली पर्वत भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करते हैं। फलस्वरूप इन पहाड़ों से दोनों ओर पूर्व व पश्चिम में नदियाँ बहती हैं। परिणामतः सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति इससे होती है। नंबर 3, इन नदियों की घाटियों में कई मीठे पानी की झीलें एवं बाँध पाए जाते हैं, जिनसे सिंचाई व पेयजल, पर्यटन आदि के लाभ मिलते हैं। जयसमंद, फतेह सागर, बालसमंद, सिलीसेड झीलें के पानी से सिंचाई होती है। पर्वतीय चोटियों के ढालों पर ढाक, कूलर, हरड़, आम, जामुन, बहेड़, आंवला आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों में अभयारण्य वन्य जीव पाए जाते हैं। अरावली श्रेणियों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे एक उत्तरी पूर्वी पहाड़, मध्यवर्ती पहाड़, मध्य अरावली श्रेणी और मेवाड़ की श्रेणी। अब बच्चों आता है, ये तो रहा राजस्थान का पर्वतीय भाग। राजस्थान का मैदानी भाग, उसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे पूर्वी मैदान चंबल का, जिसमें इस मैदान को भी हम पूर्वी जो मैदान है इसको भी हम 3 उप इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे चंबल बेसिन, बनास बेसिन, मालपुरा करोन का मैदान, छप्पन बेसिन। इसके बाद आता है चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे विंध्य कगार की भूमि और दक्कन का लावा का पठार। तो इस तरह हम देखते हैं राजस्थान का जो धरातल है वो समान नहीं है, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कई मैदान दिखाई देते हैं। कल के लेक्चर में आपको दूसरा नया टॉपिक शुरू कराऊंगी। धन्यवाद।